नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। सीएम धामी का आज रुड़की दौरा है और इसी दौरान सीएम धामी जीवनदीप एकेडमी गुरुकुलम विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को पुरस्कार वितरण करते हुए सम्मानित किया। आपको बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि इस गुरुकुल से बच्चों को नई प्रेरणा और शिक्षा का अलग स्तर जाने को मिलेगा। तो सीएम धामी का आज रुड़की दौरा, तो जीवनदीप आश्रम के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां बच्चों को पुरस्कृत भी किया। तो रुड़की दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं और इस दौरान जीवनदीप आश्रम पहुंचे, जहां पर बच्चों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। लोगों से मिलकर और वैसे भी कि जो दो जगह पर एक हमारा विद्यार्थियों का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, युवाओं का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विद्यार्थियों का, युवाओं का और तीसरे नंबर पर सैनिकों का, इन तीनों कार्यक्रमों में मैं कोशिश करता हूं कि हर हालत में, चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर मैंने वहां कार्यक्रम दिया है तो मैं वहां पहुंचूं। मुझे खुशी है मैं यहां पहुंचा। यहां के गुरुकुल आकर यहां के शिक्षकों का, जब भी मैं यहां आता हूं तो देखता हूं कि लगातार हमारे स्वामी जी के सानिध्य में हमारे प्रधानाचार्य जी, उनकी पूरी टीम लगातार यहां को शिक्षा के लिए और ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वास्तव में हम कह सकते हैं जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए। अन्यथा स्वामी जी को क्या हो सकता है? पूज्य स्वामी जी तो पूरे देश में, विदेश में, सब जगह इनके शिष्य हैं। जरूर है कि आप 10-15 लोगों को उन्होंने कहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि हजारों हजारों लोग कहीं न कहीं स्वामी जी से जुड़े हुए। उसके बावजूद भी उनके मन में ये बात आना, यही सच में जो है, यही हमारा है। जो संत होते हैं, उनकी जो सरलता होती है, जो समाज के लिए काम करने का एक मन में पीड़ा होती है, वो साक्षात स्वामी जी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अन्यथा स्वामी जी कहते मुझे क्या लगता है, एक एक ईंट जोड़कर जो है और समाज के सहयोग से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं स्वामी जी को नमन करता हूं। और मुझे अपने एक मित्र की बात, एक सार्थकता का जो सार समझ में आता है, कुछ लोग साधारण नहीं होते हैं, बल्कि वो जीवन रूपी अंक को पूर्णांक में बदलने का काम करते हैं। वही काम हमारे शिक्षक बंधु भी करते हैं, वही काम हमारे संतगण भी करते हैं। शिक्षक किसी विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा संस्कार देने का काम किसी के माध्यम से होता है, तो वो हमारे जहां स्कूलों के, विद्यालयों के माध्यम से होता है, वहीं हमारे शिक्षक गणों के कारण भी दूसरा संस्कार जीवन में सीखने का अवसर मिलता है। पूज्य स्वामी जी का, महाराज जी के मार्गदर्शन में जीवनदीप आश्रम अनेक वर्षों से, जहां सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेकों कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मुझे यह भी पता लगा पिछली बार जब मैं आया कि आश्रम द्वारा जरूरतमंद लोगों को सुबह और शाम निःशुल्क जो है उनको प्रसाद वितरण का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। और जितने स्वामी जी जब बोल रहे थे, मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा
और अधिक जानकारी के साथ सुनील पटेल हमारे संवाददाता रुड़की से जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, इस आश्रम में पहुंचे और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा रहा, तो उन्होंने आज जीवनदीप आश्रम है, वहां पर जीवनदीप जो आश्रम है, वहां के महामंडलेश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने सबसे पहले वहां पर जो गुरुकुलम खोला गया, जीवनदीप गुरुकुलम, उसका फीता काट करके उद्घाटन किया और बच्चों के बीच आकर के उन्होंने अपने आप को एक बहुत अच्छा महसूस करते हुए कहा है कि जिस तरह से स्वामी जी का आशीर्वाद उनको मिलता रहा है और मार्गदर्शन सदैव उनका रहा है, तो उसी के लिए आज वह इस मौके पर वहां पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने आश्रम में आकर के विद्यार्थियों के बीच में स्वयं को आनंदित महसूस करते हुए उनका सभी के साथ में जो अपने विचार है विमर्श किए हैं, और जिसको देखते देखा गया है कि जीवनदीप आश्रम आके जो महामंडलेश्वर है वो काफी बहुत दूर तक प्रसिद्ध है, तो उसको देखते हुए जिस तरह से उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि काफी बार जब मुख्यमंत्री रुड़की पहुंचते हैं तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए वह जीवनदीप आश्रम पहुंचते हैं, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज जीवनदीप आश्रम में जो गुरुकुलम खोला गया है उसका उद्घाटन उन्होंने फीता काट कर किया है, उसके लिए भी उन्होंने महामंडलेश्वर की को बधाई दी है। जी सुनील, इसके अलावा और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रुड़की में रहने वाला है? देखिए, आज का जो एक दिवसीय दौरा था, मुख्य दौरा यही था उनका, क्योंकि आज सुबह 11 बजे वो पहुंचे थे और यहाँ से वो निकल चुके हैं, देहरादून के लिए यहाँ से वो निकल चुके हैं। और इसमें देखा गया कि जिस तरह से अभी लगातार जो रुड़की से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बहुत अच्छा लगाव भी है, क्योंकि शिक्षा नगरी रुड़की को उन्होंने काफी जो सौगातें वो पहले भी दी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में भी रुड़की को और अन्य और अच्छी सौगातें वो दे सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान उत्तराखंड में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने का कानून पारित किया, जिसके बाद समूचे उत्तराखंड की महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिला मोर्चा उत्तराखंड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया गया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम धामी को पुष्प गुच्छ देकर आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का एक बड़ा उदाहरण है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण से नवाजा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। सभी जिलों में हमने कार्यक्रम किए और हम दिल्ली चुनाव में थे, हम लोगों ने दिल्ली में ही उनका धन्यवाद किया है, मिठाई बांट कर किया। और अभी जिस तरह से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए और बेटी और सशक्त हो, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए, बेटी को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं को समाज में सशक्त बने, इस दिशा में हमेशा से काम करती रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। महिलाओं के लिए उत्तराखंड की पहल से हुआ है, यहाँ की जो प्रदेश की नौकरियाँ होंगी उन पर, सरकारी नौकरियों पर, उसके लिए पूरे महिला मोर्चा ने, सभी महिलाओं ने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया इस पहल के लिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी बच्ची हमारी जो पहाड़ में पढ़ती हैं, जो यहाँ पढ़ती हैं, प्लेन में पढ़ती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती से गुजरना पड़ता है। इसके बाद जब इतनी उनको एक जिम्मेदारी के बाद वो अपना एक कुछ अचीव करती है और उसमें अगर उसको एक आरक्षण मिलता है नौकरियों में, तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के प्रति ये एक बड़ा कदम है। महिलाओं जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के बाद कहीं ना कहीं महिलाओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक एक शासनादेश के तहत ये व्यवस्था थी और अब राज्य सरकार ने जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ये मसला चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लेकर राज्य सरकार तो आई, पर राज्य सरकार समझ चुकी थी कि अब इसे कानून बनाना उचित होगा, क्योंकि समय समय पर इसमें कानूनी रूप से पेच फंस सकता है और गवर्नमेंट ऑर्डर यानी जीओ से किसी व्यवस्था को नियमित रूप से चलाना कठिन है। लिहाजा कानून आया है और जैसा सरकार ने कहा था महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए वो कटिबद्ध है। तो आरक्षण 20% का कानून राज्य सरकार लाई, जो कि विधेयक के रूप में पास होने राजभवन गया है। उसके पास होते ही
एक कानून बन जाएगा। लिहाजा महिलाओं में, राज्य की युवतियों में इस बात की खुशी और उत्साह है कि अब उनको नौकरियों में 30% का सीधे सीधे आरक्षण मिल चुका है और अब ये कानून की शक्ल ले चुका है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी विधानसभा से जिसे पास कराया है। ठीक है सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर पीआरडी जवानों द्वारा रायपुर स्थित पीआरडी स्टेडियम में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल के नेता जितेंद्र कुमार सोनकर और युवा कल्याण के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी के वक्त शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री ने सहायता धनराशि के चेक भी वितरित किए। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पीआरडी स्थापना दिवस अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है और उत्तराखंड के एक अलग राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में पीआरडी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी है। प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में वैसे तो वो अपना 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है आज से। चूँकि उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल की आज तक कभी स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया था, तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। प्रांतीय रक्षक दल का कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि आईपी सिंह ने मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर पर अयाज अहमद के पीडब्ल्यूडी चीफ के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन कर दिया था। इसके बाद अयाज पीडब्ल्यूडी चीफ बन गए। मामला सामने आने के बाद इसकी जांच कराई गई। से मैं पूरी तरह से सत्ता के संघर्ष का नंगे नाच के रूप में देखती हूँ। आप देखिए, आज तक तो हमने देखा कि आरोपियों के ऊपर, अराजक तत्वों के ऊपर मुकदमे लगते थे, धाराएं लगती थी। यहाँ एक मंत्री के निजी सचिव उन्हीं के अधीन विभाग के एचओडी के ऊपर मुकदमा करते हैं और तमाम तरह की संगीन धाराओं पर दोनों ही अधिकारियों पे मुकदमे आज देहरादून के अंदर लग चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये उदासीनता है सत्तारूढ़ दल की, सरकार की, कि वो अपने अधिकारियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। इसे मैं उनके द्वारा बताया गया था कि जो उसमें एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा बिना मंत्री जी के परमिशन के, ऑथराइजेशन के डिजिटल सिग्नेचर को यूज़ करके एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाया गया है। इसी संबंध में जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसमें जो आईओ हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि फॉर्जरी से रिलेटेड मैटर है, तो सारी चीज़ें इसमें विवेचना में करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करेंगे। जो कंप्लेनेंट हैं उनके और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़े हुए हैं। सुदीप, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव आईपी सिंह को लेकर देखिए विवाद बढ़ गया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अयाज अहमद के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ। अभी क्या कुछ फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अब तो ये खबर, इस पर एक और बड़ा अपडेट कल ही आ चुका है कि जब पूर्व में सतपाल महाराज ने शिकायत की थी, तो इसके बाद शासन ने जब जांच कराई, अपर सचिव स्तर के अफसर हैं प्रताप शाह, तो जांच में साफ पाया गया कि आईपी सिंह का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है। और ये साफ परिलक्षित करता है कि अयाज अहमद की जो प्रमोशन की फाइल थी वो नियमानुसार मुख्यमंत्री कार्यालय तक गई और नियमानुसार ही उस फाइल पर अनुमोदन हुआ है। पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर अयाज अहमद, इनके बीच एक अदावत चली आ रही है। कैबिनेट मंत्री बहुत दिनों से इनसे खफा है। लिहाजा उनकी दोबारा शिकायत पर शासन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो इस प्रकरण की जांच कर रही थी। बात सारी ही थी कि इस बीच सतपाल महाराज के पीआरओ द्वारा मुकदमा कायम कराया गया और इसमें चीफ इंजीनियर और जो स्टाफ थे आईपी सिंह सचिवालय सेवा के, इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया।
इस घटना के बाद सचिवालय संघ में जहां नाराजगी है, तो वहीं अब पुलिस भी दर्ज मुकदमे में शासन से अनुमति लेकर शासन में पूर्व में हुई जांच का भी संज्ञान लेकर आगे कार्रवाई करेगी। क्योंकि देखिए, फाइल पर जो अप्रूवल आता है वो DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर से आता है, और कोई किसी का डिजिटल सिग्नेचर अकारण या बिना उसकी इच्छा के नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये कोई सामान्य मोहर नहीं है कि कोई भी इस्तेमाल कर ले। जब ये इस्तेमाल होती है तो पहले लॉगिन होता है और एक OTP आता है जो संबंधित के नंबर पे आता है। तो बहरहाल जो सतपाल महाराज इल्जाम लगाते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसमें बहुत तो दम नहीं नजर आता। बहरहाल मुकदमा दर्ज है और 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित है। अब देखते हैं उसकी जांच रिपोर्ट क्या आती है। क्या जिस शासन ने पहले इस पूरे प्रकरण को पूरी तरह पाकसाफ बताया था, क्या वो इसमें कोई खोट निकालता है या पूर्व की तरह ही अयाज अहमद की नियुक्ति को बेदाग और निष्पक्ष मानता है। ठीक है सुदीप, शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल प्रबंधक के खिलाफ श्रमिकों का धरना लगातार 137 दिनों से जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित कई बड़े कांग्रेसियों ने श्रमिकों के आंदोलन को अपना समर्थन बताया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। राज्य सरकार श्रमिकों के लिए कोई ठोस नीति नहीं बना रही है। इस कारण मजदूर सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 टूक चेतावनी भी दी कि मिल प्रबंधन अपने अड़ियल रवैये से बजाय आए और आंदोलन में बैठे श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करे। हमारे हाथ में एक बात है कि अब ये लड़ाई न्याय और अन्याय की भी होगी। लोकतंत्र के अंदर बात न करना ही, संवाद न करना ही सबसे बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी अभी हम लोगों ने तय किया है, यहाँ पर सब लोगों की सहमति से तय किया है कि यदि 2, 4, 5 दिन के अंदर इसका समाधान समुचित नहीं निकलता है तो 10 दिन के बाद यशपाल आर्या जी और सुमित हृदय जी, दुर्गापाल जी, यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर धरना। आज सेंचुरी पेपर मिल में जिस तरह से अहंकार से ग्रस्त लोग बैठे हुए हैं, जिनकी ऊंची पहुंच है सरकार में, वो मजदूरों की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है। पूरा इलाका, शांतिपुरी तक का इलाका जल प्रदूषण से भरा पड़ा है। आज लेकिन अवश्य हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ के युवा साथी, हमारे नौजवान हैं, जिनके रोजगार की वजह से इंडस्ट्री लगाई। और आज अगर रोजगार से एक भी व्यक्ति को अवैध तरीके से वंचित करा जाता है और यहाँ से उनके परिवार यहाँ पे बैठ जाएं बाहर फैक्ट्री के, तो फैक्ट्री को शर्म करनी चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि वो खुले सांड की तरह कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी है। उनकी गलतफहमी दूर भी होगी और उस गलतफहमी को दूर करने में हम लोग अपना पूर्ण सहयोग देंगे। अब विधानसभा में तो मैंने विषय उठाए, अब वो समय इतना सीमित होता है, रोजगार संबंधित प्रदेश की व्यवस्थाओं के बारे में था अवश्य। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे ध्यान था सेंचुरी का, यहाँ 137 दिन से लोग बैठे, तो यहाँ मत। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर पहुंचे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार पर अपने ही लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अपनी ही पार्टी के 21 से 22 लोग चुनौती बनकर प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए थे, जिस कारण हिमाचल के सियासी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके द्वारा इस पर समीक्षा किए जाने की भी बात कही जा रही है, मगर पार्टी के अंदर गुटबाजी का इशारा कर रही है। इक्कीस 22 हमारे पार्टी के अंदर ही लोग खड़े हो गए थे, प्रत्याशी बन गए थे, तो भी ये कारण हो सकता है। लेकिन सारी चीज़ें देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है कि हारें चाहे जीतें, हम समीक्षा करते हैं, हार के भी कारण जानते हैं और जितनी बेहतर जीत मिली है तो उसका भी कारण जानने का प्रयास करते हैं।
इसलिए जब समीक्षा होगी तो उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। 21-22 तो लक्सर पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और इस दौरान हिमाचल की हार पर उन्होंने बयान दिया। तो बीजेपी के दिग्गजों पर फोड़ा हिमाचल की हार का ठीकरा। तो लक्सर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी दौरान हिमाचल में हुई हार को लेकर कई बड़ी बातें कही। और ज्यादा जानकारी के साथ AK गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK, त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे देखिए और इस दौरान कई सारी प्रमुख बातें कही, हिमाचल चुनाव को लेकर भी कई बयानबाजियां की उन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए गुजरात का जिस तरह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतना रहा बीजेपी का, तो वो उस जीत के शोरगुल में कहीं ना कहीं हिमाचल की जो हार है वो दबी हुई नजर आई। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी नेतृत्वधारी या दिग्गज ने नहीं, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो लक्सर में एक निजी दौरे के दौरान उनके द्वारा ये बयानबाजी के आधार पर ये साफ कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो खेमा है उसके अंदर एक गुटबाजी का असर था। और ये गुटबाजी का जो असर है और ये कहीं ना कहीं हार के रूप में सामने देखने को मिला है, क्योंकि उनका खुद कहना है कि 21 से 22 हमारे जो है बतौर विधायक प्रत्याशी के रूप में ऐसे सामने खड़े हो गए थे जो पार्टी के समक्ष एक चुनौती थे। तो कहीं ना कहीं जो जीत का आंकड़ा है उससे जो भाजपा चूक गई थी उसका ये प्रमुख कारण उनके द्वारा जताया गया है। हालांकि केंद्रीय स्तर पर जो है पार्टी ने अभी कोई इसकी जो है जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसको जो है एक साफ आंकड़ा करार करते हुए उन्होंने कहा है कि इस पे पार्टी समीक्षा करेगी। समीक्षा के उपरांत जैसे हम जीत के और हार के आंकड़ों का जो है समीक्षा करके एक तुलना करते हैं, तो ऐसे ही इसका किया जाएगा और हार के कारणों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कि बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का मजाक उड़ाया जा रहा है और नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत पार्कों की दुर्गति की जा रही है। पार्क सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग की जगह और पशुओं की बैठने की जगह बनती नजर आ रही है, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान देती नजर नहीं आ रही। वार्ड मेंबर की माने तो कई बार मीटिंग में इस पार्क के सौंदर्यीकरण कराने की बात भी कही जाती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हरिद्वार में 5वीं क्लास के पढ़ने वाले एक बच्चे ने अलग ही कारनामा कर दिखाया। बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े इसलिए अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और दर्जनों CCTV खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे ने अपनी ही अपहरण की मनगढ़ंत कहानी बताई थी ताकि बच्चे को ट्यूशन जाने से छुटकारा मिल सके। चूँकि सूचना काफ़ी संवेदनशील थी, इसलिए जो है सभी टीम को हमने CCTV फुटेज वगैरह चेक किए थे और चेक करने के बाद ऐसी कोई हमें फुटेज दिखी नहीं जिसमें ऐसा कोई संदिग्ध लोग घूम रहे हो या बच्चे को ले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आजकल बच्चे जो है इस उम्र में कहीं पढ़ाई की टेंशन से या अन्य कारणों से कभी कभी अन्यत्र स्टोरी बता देते हैं। तो बच्चे के पेरेंट्स को और उनको कॉन्फिडेंस में लेकर जब सारी जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थोड़ा वो पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ओवर एक्साइट था और इस कारण से कि ट्यूशन उसे ना जाना पड़े, तो उसने ऐसी एक बात बता दी थी जिससे कि घर में लोग उसे ना भेजें। चूँकि और ज्यादा जानकारी के साथ सुमित सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है?
बिल्कुल, ये जो बच्चे का जो अपहरण की घटना को लेकर पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि 8 महीने का बच्चा था जो घर में था, अपने घर में था तो इसमें कई कुछ संदिग्ध लोगों के ऊपर सीसीटीवी खंगाला गया, संदिग्ध लोगों को भी से भी पूछताछ की गई, लेकिन कई एंगलों से देखा जा रहा है इसको। अब जब क्योंकि अभी कुछ लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर क्योंकि जो उसके पीछे जो जहाँ पर इनका निवास है इसके पीछे कब्रिस्तान है, कहीं ना कहीं जो बिज्जू आने की भी बात सामने आ रही है कि कोई बिज्जू जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में पाए जाने वाले एक जंतु है वो ना उठाकर बच्चे को लेकर गया हो, तो उसको लेकर उस एंगल को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो रखी है। उसको लेकर भी कब्रिस्तान में डॉग के साथ जाकर उसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।